नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम राजनीतिक सत्ता के उस ढांचे को डिकोड करने वाले हैं जो अक्सर बयानों और सोशल मीडिया के शोर शराबे में कहीं दब सा जाता है। इस पूरी चर्चा के लिए हम मशहूर शिक्षक अवध ओझा सर के एक बहुत ही सटीक और वायरल विश्लेषण का सहारा लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के समझते हैं कि कैसे एक हालिया राजनीतिक हलचल दरअसल हमारे लोकतंत्र की पूरी मशीनरी और हमारे नागरिक कर्तव्यों को समझने का एक बहुत बड़ा मौका है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 10 लाख यानी 1 मिलियन। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। ओझा सर के विश्लेषण के अनुसार ये वो आंकड़ा है जितने लोगों ने राघव चड्ढा के एक राजनीतिक कदम और उनके एक बयान के ठीक बाद उन्हें अनसब्सक्राइब कर दिया। ये सिर्फ एक सोशल मीडिया का नंबर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े वर्ग द्वारा की गई त्वरित अस्वीकृति को दर्शाता है। मतलब एक झटके में इतने बड़े स्तर पर लोगों का मोहभंग होना। आखिर पर्दे के पीछे ऐसा क्या चल रहा है जिसने इतनी बड़ी नाराजगी को जन्म दिया? तो आज के इस विश्लेषण का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले एक अचानक आया राजनीतिक बदलाव, फिर हम देखेंगे सक्रिय राजनीति की दुविधा, उसके बाद सत्ता का सार्वभौमिक संघर्ष और आखिर में एसएसआई वोटर फ्रेमवर्क। भाग 1, अचानक राजनीतिक बदलाव। मैं गलत पार्टी में सही इंसान हूँ, बस यही वो बयान था जिसने आग में घी का काम किया। अवध ओझा सर के विश्लेषण के मुताबिक ठीक इसी एक लाइन ने जनता के बीच भारी आक्रोश पैदा कर दिया। समर्थकों को ऐसा लगा जैसे जिस विचारधारा और व्यवस्था के लिए उन्होंने अपना समर्थन दिया था, ये बयान उसी के साथ एक गहरा विश्वासघात है। बात सिर्फ एक पार्टी बदलने की बिल्कुल नहीं थी, बात थी उस भरोसे के बुरी तरह टूटने की। अब सोचने वाली बात यह है कि युवाओं ने आखिर उन्हें इतना फॉलो क्यों किया था। देखिए, वो आम नागरिकों के मुद्दे उठाते थे, बहुत नॉलेजेबल हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट का उनका बैकग्राउंड है और काफी स्मार्ट तरीके से अपनी बात रखते हैं। स्रोत में एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया गया है, फिल्म शोले का। मतलब जनता तो उस बहादुर इंस्पेक्टर का समर्थन करने आई थी ना, जो अकेले डकैतों से लड़ता है, न कि किसी भ्रष्ट व्यवस्था के सामने हार मान लेने वाले का। लोगों को उनमें एक ऐसा पढ़ा लिखा नायक दिखा था जो असल मुद्दों पर बात करता है। और सच कहूं तो इसी वजह से जो नुकसान हुआ वो बहुत बड़ा है। विश्लेषण बताता है कि उनकी क्षमता इतनी ज्यादा थी कि अगर सब कुछ सही दिशा में चलता रहता तो अगले 15 सालों में वो अपनी पूर्व पार्टी से प्रधानमंत्री पद के एक मजबूत दावेदार बन सकते थे। सोचिए, एक चमकता हुआ भविष्य जो बस एक राजनीतिक फैसले की वजह से अचानक धूमिल हो गया। और यहीं से ये घटना हमें राजनीति के उन गहरे और व्यवस्थित मुद्दों की तरफ ले जाती है जिन्हें समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। भाग 2, सक्रिय राजनीति की दुविधा। यहाँ पर एक बहुत ही कमाल का सिद्धांत सामने आता है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है सक्रिय राजनेता जिसे हमेशा अपने कुर्सी छिन जाने का डर सताता रहता है और वो पार्टी पॉलिटिक्स में फंसकर जनता से कहीं दूर हो जाता है। दूसरी तरफ है सलाहकार या गांधी मॉडल, एक ऐसा व्यक्ति जिसे कोई पद खोने का डर ही नहीं है, लेकिन सम्मान उसे सबसे ज्यादा मिलता है और उसका पूरा ध्यान सिर्फ विचारधारा पर होता है। ये बिल्कुल खिलाड़ी बनाम कोच की तरह है। कोच मैदान के डर और दबाव से पूरी तरह मुक्त होता है, जबकि खिलाड़ी को हमेशा आउट होने की टेंशन रहती है। स्रोत का तर्क है कि अगर अरविंद केजरीवाल ने भी ये कोच वाला विकल्प चुना होता तो शायद आज तस्वीर कुछ और ही होती। सोचिए, अगर वे खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर न बैठकर कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण या योगेंद्र यादव जैसे लोगों को सशक्त बनाते तो वे राजनीतिक असुरक्षा से पूरी तरह बचे रहते। बिल्कुल वैसे ही जैसे महात्मा गांधी ने बिना कोई सरकारी पद लिए पूरे देश पर अपना गहरा प्रभाव डाला था। लेकिन सक्रिय राजनीति का हिस्सा बनते ही पद बचाने की जो चिंता शुरू हुई, उसी ने पूरी कार्यप्रणाली को असुरक्षित बना दिया। भाग 3, सत्ता का सार्वभौमिक संघर्ष। अब एक बहुत ही चुभने वाला सवाल, क्या कोई भी राजनीतिक दल वास्तव में जनता की परवाह करता है? जब हम किसी एक पार्टी की गतिविधियों से थोड़ा पीछे हटकर पूरे सिस्टम को देखते हैं ना, तो जो कड़वी सच्चाई सामने आती है वो हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है। स्रोत के विश्लेषण के अनुसार इसका जवाब बेहद स्पष्ट है। बिना किसी अपवाद के हर एक राजनीतिक इकाई का अंतिम उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ किसी भी कीमत पर अपनी सत्ता बनाए रखना है। चाहे कोई भी दल हो, कोई भी नेता हो, लक्ष्य सिर्फ एक है, पावर पाना और उसे बचाए रखना। जनता की भलाई से ज्यादा अहम उनकी अपनी कुर्सी होती है। और ध्यान रहे, ये कोई व्यक्तिगत राय नहीं है, बल्कि हमारे सिस्टम की एक स्थापित सच्चाई है। भाग 4, एसएसआई वोटर फ्रेमवर्क। तो अब समाधान क्या है? इस शब्द को बिल्कुल रट लीजिए,
SSII ये स्रोत द्वारा सुझाया गया सबसे शक्तिशाली समाधान है। ये राजनीतिक नेताओं के मूल्यांकन का एक बेहद सख्त पैमाना है। S का मतलब है शिक्षा, दूसरे S का मतलब है स्वास्थ्य, I से इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे I से इंडस्ट्री यानी उद्योग। अगली बार जब भी कोई नेता वोट मांगने आए तो उसे सिर्फ इस चेकलिस्ट पर कसकर देखिए। जो नेता इन 4 बुनियादी स्तंभों की बात करेगा उसी का सम्मान होना चाहिए। जो इनकी बात नहीं करेगा उसे तो दरवाजे पर भी खड़ा नहीं होने देना चाहिए। यहाँ हमें 2 अलग-अलग तरह की राजनीति को गहराई से समझना होगा। एक तरफ है भटकाने वाली राजनीति, जो जाति, धर्म, विभाजन और बाहरी फंड के दम पर जनता को गुमराह करती है। और दूसरी तरफ है विकास की राजनीति, जो सीधे तौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा और उद्योग पर टिकी है। जनता को बांटने वाले और असली मुद्दों से भटकाने वाले इन हथकंडों को पहचानना आज के समय में बेहद जरूरी हो गया है। क्योंकि देखिए, सच्ची जवाबदेही आज और अभी से शुरू होती है। अगर आज हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं पा रहे हैं तो इसके लिए हम मनुस्मृति या 1757 के अंग्रेज़ों के शासन को दोष देना बंद करें। हमारा देश 1950 के संविधान से चल रहा है। आज जो 545 नेता संसद में बैठे हैं, हमें सीधे उनसे जवाब मांगना होगा। ऐतिहासिक शिकायतों के सहारे बैठकर वर्तमान नहीं सुधरने वाला। हमें अपने प्रतिनिधियों की जवाबदेही तय करनी ही होगी। और अंत में स्रोत का ये शक्तिशाली आवाहन मुझे बहुत याद आता है। उठो जवानों, देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ। ये कोई आम कविता नहीं है, ये एक गहरी पुकार है। ये याद दिलाने के लिए है कि बदलाव की शुरुआत हमेशा नागरिक जागरूकता से होती है। तो अगली बार जब हम अपने नेतृत्व का मूल्यांकन करें तो इस SSI फ्रेमवर्क को जरूर याद रखें। सवाल ये है कि क्या हम पुरानी बातों को भूलकर शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और उद्योग के आधार पर अपने नेताओं से सवाल करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को गंभीरता से सोचना चाहिए। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।